अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा लीनियर कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर वो है अंडर डैम्प सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ऑलरेडी हमने इन द लेक्चर नंबर 8 हमने सेकंड ऑर्डर जनरल सिस्टम स्टडी आउट की थी और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी हमने स्टडी आउट की थी कि हम किस तरह उसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी वगैरह है, जो राइज टाइम फॉल टाइम है, वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज की जो ऑब्जेक्टिव है वो अंडर डैम्प सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अंडर डैम्प सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ऑलरेडी हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम रिस्पॉन्सेज होते हैं। किसी को हम कोई क्रिटिकल डैम्प होता है, कोई अनडैम्प होता है, कोई अंडर डैम्प होती है। किसी सिस्टम की रिस्पॉन्स हमारे पास ओवर डैम्प होती है। डिपेंड करती है कि हमारे पास उनके ज़ीरोस के साइड पर है, उनके पोल्स कहाँ पर हमारे पास लाई करते हैं। सो पोल और ज़ीरो से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास सिस्टम की रिस्पॉन्स क्या होगी। ये हमारे पास सी ऑफ एस है, दैट इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्स या आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, जो हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगर हम इसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। सो k1 डिवाइडेड बाई एस प्लस k2 एस प्लस k3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सो हमारे पास ये बन जाता है। सो अगर हमारे पास सिस्टम अंडर डैम हो तो हमारे पास जो जीटा है उसकी वैल्यू लेस देन अगर 1 आती है तो हमारे पास सिस्टम अंडर डैम्प होती है। सो इन दैट केस हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सी ऑफ एस है, हमारे पास जो k1 है उसकी वैल्यू 1 आती है और जो k2 है उसकी वैल्यू हमारे पास एस इंटू जीटा ओमेगा एन प्लस 1 ओवर जीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। हमारे पास इसकी सी ऑफ एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली कैलकुलेट हो जाती है। अगर हम ये तो हमारे पास है इन द एस डोमेन, अगर हम इसका इन्वर्स लेप्लास लेते हैं और इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो सी ऑफ टी है वो हमारे पास बन जाती है 1 माइनस अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा एन अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी माइनस पाई। और जो पाई है वो हमारे पास बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर के। सो हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये कैलकुलेट हो जाती है फॉर दिस टाइप ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन, अगर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन ये वाली हो। सो हमारे पास कुछ चीज़ें है, टर्म्स है जो हम डिफ़ाइन करते हैं इन द अंडर डैम सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल द राइज टाइम। तो ये हमारे पास वो टाइम रिक्वायर्ड होती है जब कोई वेव फॉर्म 0.1 से ऑफ द फाइनल वैल्यू से लेके 0.9 तक अपना जो फाइनल वैल्यू है उस तक पहुंचती है। सो फाइनल वैल्यू जो भी हो उसके मुताबिक 0.1 से लेके 0.9 तक जितने टाइम में ये वेव फॉर्म इस वैल्यू से वहाँ तक पहुंचती है उसको हम कहते हैं राइज टाइम। पीक टाइम हमारे पास वो टाइम रिक्वायर्ड है जब वो जितने टाइम में वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो परसेंट ओवरशूट है, जिसको परसेंट ओ एस से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास कितना वेव फॉर्म जो है वो फाइनल वैल्यू या स्टडी स्टेट वैल्यू को क्या करती है, एक्सीड करती है, उसको ओवरशूट करती है। सो जितना अमाउंट ऑफ वेव फॉर्म ये करेगी वो हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ परसेंट ओवरशूट रिप्रेजेंट होती है। और लास्ट टर्म जो है उसको हम कहते हैं सेट लेंथ टाइम, जिसको हम टी एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे पास वो टाइम होती है जो कोई भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या ऑसिलेशन के लिए होती है, जब वो क्या करती है उस वैल्यू तक पहुंचती है और फिर वो इन लिमिट्स में से जो फाइनल वैल्यू है या स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ है प्लस माइनस 2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू उस तक जितने टाइम में ये पहुंचती है उस टाइम को हम कहते हैं सेट लेंथ टाइम। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिस्टम जो है वो राइज़ करती है, फिर वो स्टेडी स्टेट तक पहुंचती है, तो जब उसकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ है और जो वेव फॉर्म है वो उन स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ की प्लस माइनस 2% में जब वो पहुंच जाती है तो उस टाइम को हम कहते हैं सेट लेंथ टाइम, कि हमारे पास वो उस पर सेटल्ड हो जाती है। सो अगर हम इसको देख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 0.1 है, ये हमारे पास 0.9 है। सो इसको हम कहते हैं
राइज टाइम, और ये हमारे पास है पीक टाइम, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और टी एस हमारे पास ये सेटलिंग टाइम है। सो दैट इज़ द कि इस टाइम पर सेटलिंग टाइम स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल 0.98 ऑफ द फाइनल वैल्यू, जो सी वैल्यू है मैक्सिमम, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम 1 कंसिडर करते हैं, और 1.02 या इसकी फाइनल वैल्यू है। सो ये हमारे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू है। सो इन लिमिट्स में जब वो पहुंच जाती है, सो इसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। सो टी एस हमारे पास बराबर होती है, टी पी हमारे पास बराबर होती है जो पीक टाइम होती है, वो हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर के बराबर होती है। फिर हमारे पास परसेंट टू शूट है, वो हमारे पास ई रेस्ट पावर माइनस ज़ीटा पाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। फिर हमारे पास ज़ीटा है, वो हमारे पास माइनस एल एन परसेंट ओवर शूट डिवाइडेड बाई 100 अंडर द रूट पाई स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर परसेंट ओवर शूट डिवाइडेड बाई 100। और सेटलिंग टाइम हमारे पास बराबर है 4 डिवाइडेड बाई ज़ीटा ओमेगा एन के। सो इन वैल्यूज़ के थ्रू हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास फार्मूले से। अच्छा, फिर हमारे पास टीपी है। टीपी को हम किस तरह एवेल्यूएट करते हैं? टीपी को एक्चुअली हम इस ग्राफ के थ्रू एवेल्यूएट करते हैं। इन ग्राफ की वैल्यूज़ की कंपैरिजन के थ्रू पर हम एवेल्यूएट करते हैं कि हमारे पास जो राइज टाइम है वो किस चीज़ के बराबर है। एक हमारे पास डैम्पिंग रेशो है जिसको हम ज़ीटा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास राइज टाइम मल्टीप्लाई बाय द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, वो हमारे पास ये वैल्यू है। सो हमारे पास जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमें पता चल जाती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम राइज टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस ग्राफ के थ्रू इसको देख के, इन टेबल को देख के हम क्या करते हैं, राइज टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसके थ्रू तमाम चीज़ें हमारे पास नोन हो जाती हैं। हम इससे सिर्फ राइज टाइम की वैल्यू को क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, जिसमें से हमने टीपी पीक टाइम, परसेंट टू शूट, सेटलिंग टाइम और राइज टाइम कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास वो फार्मूले थे, उसमें से अगर हम पुट कर ले टीपी, तो फर्स्ट इसमें से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसमें से हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी और ज़ीटा को कैलकुलेट करते हैं। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे पास 10 आती है, और इसमें से अगर पुट कर ले तो हमारे पास इससे ज़ीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। फिर उन फार्मूलाज में से हमारे पास अगर हम देख ले तो इसमें से हमारे पास ज़ीटा ओमेगा एन, तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें हमारे पास ज़ीटा है, ये भी कैलकुलेट हो जाएगी, और इससे हमारे पास टीएसपी कैलकुलेट हो सकती है। अब हमें डैम्पिंग रेशो का, जिसको हम कहते हैं ज़ीटा का, हमें पता चल गया कि हमारे पास ज़ीटा क्या आती है। सो उसके मुताबिक हम फिर ग्राफ को देख लेते हैं, और उस ग्राफ से हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नॉर्मलाइज राइज टाइम है वो हमारे पास 2.3 सेकंड आती है। सो हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मलाइज राइज टाइम हमारे पास 2.3 सेकंड आती है। सो फॉर दैट डैम्पिंग रेशो, फॉर एग्जांपल हमने डैम्पिंग रेशो जो है वो सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास फॉर एग्जांपल डैम्पिंग रेशो आती थी 0.7। सो उसके मुताबिक हमारे पास, या 0.6 फॉर एग्जांपल आती है। सो उसके मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू आती है राइज टाइम मल्टीप्लाई बाय नेचुरल फ्रिक्वेंसी, वो हमारे पास आती है 2.4 या 2.3 आती है। सो इसमें से हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा एन बराबर है 10 के, और राइज टाइम हमें कैलकुलेट करना है। सो उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास 0.23 सेकंड राइज टाइम कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, फिर किसी भी सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमें ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं गिवन, लेकिन हमें पोल्स लोकेशन गिवन है, तो हम उससे किस तरह परसेंट ओवर शूट और ये चीज़ वगैरह कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोल जो है वो J7 पे लाई करती है, दूसरा पोल हमारे पास -J7 पे लाई करती है, और जो ज़ीरो है वो हमारे पास लाई करती है 8-3। सो हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर एक थीटा बनती है, एंगल थीटा बनती है। सो जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनस, इसको हम इस तरह करते हैं कि हम कि ज़ीटा हमारे पास बराबर है कॉस थीटा के। सो कॉस थीटा हमारे पास है। सो कॉस थीटा, इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू भी गिवन है, बेस की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, जो -3 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमें गिवन है। सो उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वो हमारे पास 7/3 आती है, इससे हमारे पास 0.39 आ जाती है। सो हमारे पास जो ज़ीटा की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाती है।
फिर थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या करते हैं, हम इसकी ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो ओमेगा एन स्क्वायर हमारे पास बराबर होती है जो स्क्वायर्स ऑफ दी ज़ीटा 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसके बराबर होती है। हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास ओमेगा एन की वैल्यू 7.6 आ जाती है। सो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गए। अब हम टी पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टी पी हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी हमारे पास 7 के बराबर है। सो ये भी कैलकुलेट हो गई। परसेंट ओवरशूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस जीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर, और टी एस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास वो 4 डिवाइडेड बाई लेमडा डी के बराबर है, तो वो भी हमारे पास कैलकुलेट हो सकती है। सो ये हमारे पास क्या है, अगर हमें ट्रांसफ़र फंक्शन ना गिवन हो और हमारे पास पोज लोकेशन गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने जे और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जब हमारे पास वो क्या दे, हमें 20% ओवरशूट दे, जबकि सेट लेंथ टाइम हमारे पास वो हो 2 सेकंड हो, और हमारे पास जो इनपुट हो वो स्टेप इनपुट हो। सो ये चीज़ हमें गिवन है, इसकी वैल्यू बेस पे हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट 5 के बराबर है, टार्क यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जे और डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं। सो इस सिस्टम का अगर हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर ली जी ऑफ एस, तो वो हमारे पास 1/j स्क्वायर प्लस डी जे एस प्लस के जे आती है। अब हमारे पास इसमें से जो ओमेगा एन है वो हमारे पास अंडर रूट के जे के बराबर है, जबकि 2 ज़ीटा ओमेगा एन हमारे पास डी जे के बराबर है। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास सेट लेंथ टाइम हमें गिवन है वो हमारे पास 2 के बराबर है। सो टी एस हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 की, और ये हमारे पास बराबर है टी एस का जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर है 4 डिवाइडेड बाई ज़ीटा ओमेगा एन के बराबर है। सो इससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा कि हमारे पास जो ओमेगा एन है वो हमारे पास 2 के बराबर क्या है वो आती है। अब 2 ओमेगा एन हमारे पास वो 4 के बराबर है, ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2 ओमेगा एन वो हमारे पास 4 के बराबर है। सो इट मीन कि हम इसमें से पुट कर सकते हैं कि 2 ओमेगा एन इज़ एक्चुअली इक्वल टू 4। सो हमारे पास जो जे बाई डी है वो एक्चुअली हमारे पास 4 के बराबर आ जाती है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था के बाई जे, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। तो हमें ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट हमारे पास हो गई। सो इक्वेशन हमारे पास जो नेक्स्ट ये वाली थी, ओमेगा एन हमारे पास बराबर है अंडर रूट के जे के डिवाइडेड बाई जे के बराबर है। सो एज हमारे पास पता है कि हमें 2 ओमेगा एन हमारे पास 4 के बराबर है यहाँ से। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ज़ीटा है वो हमारे पास बराबर है 4 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एन इक्वल टू 2 अंडर द रूट जे के, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर अगर हम देख ले तो हमारे पास अंडर द रूट के जे जो हमारे पास बराबर है ओमेगा एन के बराबर है। सो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले ले तो हमारे पास अंडर रूट जे के आ जाएगी। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज़ीटा की जो वैल्यू है वो हमने अभी कैलकुलेट करनी है। अब हमें एक चीज़ गिवन है जिसको हम कहते हैं परसेंट ओवरशूट, वो हमारे पास है 20%। सो जब परसेंट ओवरशूट हमारे पास 20% आती है, सो उसके मुताबिक हमने क्या करना है, जो ज़ीटा की वैल्यू है फॉर देट वो हमारे पास आती है 0.456। अब ये कहाँ से आती है, हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा था ये वाली परसेंट ओवरशूट। सो इसमें से हमारे पास ज़ीटा की वैल्यू अननोन है और परसेंट ओवरशूट हमें गिवन है। सो इसमें से अगर हम वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास जो ज़ीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 0.456। वो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। सो जब ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई, सो अब ज़ीटा हमारे पास बराबर है 2j ओमेगा एन के। अब ये हमारे पास बराबर होगी 0.456 के बराबर है, बिकॉज ये वैल्यू हमारे पास उस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट हो गई। सो इट मीन कि j बाई के इज़ इक्वल टू 0.505। अगर हम इससे अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि हमारे पास जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या गिवन थी, वो हमारे पास 5 गिवन थी। सो अगर n वैल्यूज़ को पुट कर ले यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास j और d की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन 4.50 इक्वेशन में से k की वैल्यू हमें नॉन है, ओमेगा n की वैल्यू हमारे पास नॉन होगी, तो हमारे पास j की वैल्यू कैलकुलेट होगी। j की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर ले 4.51 इक्वेशन में, तो हमारे पास जो d की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो कैलकुलेट हो जाती है। या यहाँ से भी हमारे पास वो कैलकुलेट हो सकती है, j d 4.53 इक्वेशन से या 4.54 इक्वेशन से। तो इसलिए भी हमारे पास वो
कैलकुलेट हो सकती है। सो डी की वैल्यू हमारे पास 1.04 आती है और जे की वैल्यू हमारे पास 0.26 आती है। नेक्स्ट हमारे पास एक एम्पलीफायर हमें गिवन है जिसमें से हमें ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। और सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास अगर R1 R2 के बराबर हो जाए और जो R3C है यहाँ पर R3C इसकी वैल्यू हमारे पास 1/10 के बराबर हो जाए तो हमने स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द फ़िल्टर वो फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करनी है। ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास फॉर दैट एम्पलीफायर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसके दोनों साइड को इनपुट मिलती है। सो इसके बेस पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारे पास जो करंट है इनपुट माइनस आउटपुट डिवाइड बाई R1 प्लस R2 वो हमारे पास आती है कि जो IS करंट है वो हमारे पास V इनपुट माइनस V आउटपुट आती है डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आती है। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। जो आउटपुट इक्वेशन है हमारे पास फॉर दैट एम्पलीफायर हमारे पास गेन इंटू V2 माइनस V1 के बराबर आती है, जबकि V1 वोल्टेज हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, V1 वोल्टेज हमारे पास जो यहाँ पर वोल्टेज है वो हमारे पास बराबर है करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टर प्लस द आउटपुट वोल्टेज, इसके बराबर है। सो यहाँ से हमारे पास V1 वोल्टेज इनपुट करंट इंटू R1 प्लस आउटपुट वोल्टेज इसके बराबर है। सो अगर हम ये वैल्यू ये हमारे पास क्या हो जाती है, अगर हम V1 की वैल्यू यहाँ से अगर हम क्या कर ले V0 की, ये हमारे पास V0 की इक्वेशन थी और ये हमारे पास V1 की इक्वेशन थी। सो अगर हम V1 की जो वैल्यूज़ है इसको हम इसमें से अगर हम IS की जो वैल्यू थी वो इसमें से पुट कर लें, IS की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में से पुट कर लें तो हमारे पास जो V1 है वो हमारे पास उसकी वैल्यू ये वाली हो जाती है। सो अब अगर हम V2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास V1 होगी, बिकॉज हम आउटपुट में से इंटरेस्टेड है। इस इक्वेशन को हमने रेक्टिफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ली। V2 वोल्टेज हमारे पास बराबर है, V2 वोल्टेज हमारे पास ये वाला वोल्टेज है। सो ये हमारे पास अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द टोटल वोल्टेज। सो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, अपोजिट हमारे पास कैपेसिटर है डिवाइड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस या एम्पीडेंस, तो वो हमारे पास R3 प्लस 1/CS आती है। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास V2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब V1 और V2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, V0 में से पुट करते हैं। एक हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई, एक हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई। सो अगर हम इसको V0 में से पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट हो जाती है। सो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट हमारे पास इस चीज़ के बराबर आती है। ये हमारे पास अगर हमारे पास जो गेन है अगर वो हमारे पास 1 की तरफ जाती है, इसमें अगर हम 1 पुट कर ले सो हमारे पास आउटपुट डिवाइड बाय द इनपुट, उससे हमारे पास ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। सो एंड में हमारे पास इस तरह का ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट हो जाती है। सो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन था। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये था कि हमारे पास R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट सेम हो जाए। सो अगर हम इस इक्वेशन में R1 R2 की वैल्यू सेम हो जाए तो ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास और R3C की वैल्यू हमारे पास 1/10 आ जाए। सो इसकी जगह अगर हम 1/10 पुट करें तो ये हमारे पास -10 हो जाएगा, ये हमारे पास +10 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास माइनस इंटू S -10 S + 10 ये हमारे पास जो है इस सेकंड कंडीशन के लिए हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाती है। अब हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास स्टेप इनपुट है। सो ये हमारे पास एक्चुअली C(s) है, ट्रांसफ़र फंक्शन है। सो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास बराबर होती है द G(s) इनटू R(s). सो ये हमारे पास G(s) है मल्टीप्लाई बाय द R(s). R(s) हमारे पास 1/s है। सो अगर हम इसमें से पुट कर ले तो आउटपुट हमारे पास क्या हो जाती है, इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसको हमने सॉल्व करना है तो इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। सो जब पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाते हैं सो हमारे पास जो एंड इक्वेशन है वो हमारे पास S इंटू C(s) -10 इंटू C(s) ये हमारे पास आ जाती है। जबकि हम क्या कर रहे थे, इसमें से हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास जो C0 है वो हमारे पास बराबर है 1/s डिवाइडेड बाय S इंटू S + 10 के बराबर है। सो अगर हम इसमें से पुट करें तो दोबारा से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अच्छा,
सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका इन्वर्स लेप्लास लेते हैं। जब हम इन्वर्स लेप्लास लेते हैं इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास जो सी ऑफ टी है वही सी ऑफ एस है यहाँ पर। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 10t प्लस 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 10t ये आती है हमारे पास। सो ये हमारे पास दोनों ऐड हो सकते हैं। सो 1 माइनस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 10t ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सी नॉट ऑफ एस हमारे पास हमने कंसिडर यहाँ पर किया था, सी नॉट ऑफ एस ये वाला 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/10 के बराबर है। सो अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं सो सी नॉट हमारे पास एक्चुअली आती है सी नॉट ऑफ टी, यहाँ से हमारे पास एक की वैल्यू 1/10 आती है, बी की भी वैल्यू 1/10 आती है। सो सी नॉट ऑफ टी हमारे पास आ जाती है माइनस 1/10 प्लस 1/10 ई रेज़ टू पावर माइनस 10t आ जाती है। सो एक हमारे पास सी टी की इक्वेशन आ गई, सी ऑफ टी की इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास सी नॉट ऑफ टी की इक्वेशन आ गई। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसके लिए अगर हमने रिस्पांस जो है वो फाइंड आउट करना है सो हम रिस्पांस वर्सेस टाइम जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। इस इक्वेशन में से अगर हम टाइम ज़ीरो फर्स्ट पुट कर ले तो हमारे पास 1 माइनस 2 ई रेज़ टू पावर 0 सो -1 आ जाएगा, तो ये माइनस से स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सी ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी। और इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू ज़ीरो पुट कर ले सो ई रेज़ टू पावर माइनस 10, इससे हमारे पास ई रेज़ टू पावर 0 से 1 आ जाता है। सो -1/10 प्लस 1/10 तो ये 0 हो जाती है, तो सी नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। सो ये हमारे पास सी नॉट ऑफ टी की इक्वेशन आ जाती है और ये हमारे पास सी ऑफ टी की जो है रिस्पांस जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है। सो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम था जिसके अगर हमारे पास पोल ज़ीरो चेंज हो जाए तो हमारे पास उसके रिस्पांस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो यहाँ पर हमारे पास वो शो हो गया। सो ये हमारे पास आज की लेक्चर थी। इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 थी वो हमारे पास वाइंड अप हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में से हम ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह को स्टडी आउट करेंगे कि किस तरह हमारे पास कैस्केडेड सिस्टम को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम को हम स्टडी आउट करके उनकी रिडक्शन और उसको जो है सिंगल लाइन डायग्राम में से मिनिमाइज़ करते हैं। सो वो इंशाल्लाह